अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटेवॉन अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, एमडीके लेक्चर सीरीज में आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, वो है ए सेलुलर लाइफ, मतलब कि वायरसेस वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज इस टॉपिक में हमने क्या देखना है कि डिस्कवरी एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वायरस देखना है। मतलब कि इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वायरसेस है क्या, उनका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ उसकी डिस्कवरी के बारे में भी देखेंगे कि वायरसेस को किस तरह डिस्कवर किया गया। और इस चैप्टर में भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एमडीकैट के हवाले से। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर भी कंसेप्ट के साथ आप लोगों के साथ क्लियर किया जाएगा एंड इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी डिस्कस होंगे इस चैप्टर के साथ साथ इसी प्लेलिस्ट में, यानी कि इसी लेक्चर सीरीज में इसी चैप्टर की एमसीक्यूज भी पास पेपर के आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वायरसेस होते क्या हैं, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर उसके बाद उसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। तो वायरसेस सबसे पहले होते क्या हैं? दे आर द सिंपलेस्ट लिविंग एंटिटीज या पार्टिकल्स हैं। क्या है कि ये सबसे सिंपलेस्ट लिविंग पार्टिकल्स हैं। इनको ऑर्गेनिजम्स कह भी सकते हैं एंड नहीं भी कह सकते। मतलब ये कि कंट्राडिक्शन पाया जाता है साइंटिस्ट के दरमियान कि कोई इनको क्या कहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहता है, लिविंग थिंग्स कहते हैं, और कोई इनको नॉन लिविंग कहता है, क्योंकि इनके अंदर दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, लिविंग भी एंड नॉन लिविंग भी। अब वो कौन सी है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। मतलब कि साइंटिस्ट के दरमियान तजाद पाया जाता है, जो कि ये क्या है, सिंपलेस्ट लिविंग एंटिटीज या पार्टिकल्स हैं जो कि कंपोज हुए होते हैं स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल्स? एक तो बच्चों डीएनए और आरएनए होता है जो कि उसका क्या बनाता है, जीनोम बनाता है। मतलब ये कि एक वायरस दिखाया गया है जिसका नेम क्या है इस वायरस का, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब वो इसका क्या है बच्चों, ये डीएनए है, मतलब कि ये क्या है, इसका जीनोम है। मतलब याद रखना है वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए होगा, मतलब जो जीन ये न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा वायरस के अंदर, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, एट अ टाइम दोनों नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये डीएनए क्या है, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये डीएनए क्या है, इसका जीनोम। अब जो ये डीएनए है इसको क्या किया होता है, इस जीनोम को कवर किया होता है वायरस ने एक स्पेशल मटेरियल के साथ। इसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड। और ये कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन के साथ मिलकर बना होता है, जिसका नाम क्या होता है, कैप्सोमेयर प्रोटीन होती है। क्या नाम है, कैप्सोमेयर। अब ये क्या हुआ कि ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, डीएनए और आरएनए या प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। सिंपल सी बात है, मतलब सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, दो चीजों से, डीएनए और आरएनए या प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो अभी जनरल सी बातें करेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में। अब वो आगे कहता है कि वायरसेस क्या है, ये दे आर द ओब्लिगेट पैरासाइट। क्या है बच्चों, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट। अब ओब्लिगेट पैरासाइट से क्या मुराद है कि पैरासाइट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ओब्लिगेट और दूसरा जो पैरासाइट होते हैं वो होते हैं फैकल्टेटिव। कौन से बच्चों, फैकल्टेटिव। अभी फैकल्टेटिव से क्या मुराद है, जो फैकल्टेटिव होते हैं ये क्या होते हैं, ये पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या, पार्शियली डिपेंडेंट होंगे होस्ट के ऊपर, जबकि ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं टोटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर। मतलब ये कि जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, होस्ट को क्या कहते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे होते हैं, इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये होस्ट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हैं। मतलब ये कि विदाउट होस्ट इनका सर्वाइवल ही नहीं है, ठीक है। जबकि जो फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं ये मतलब पैरासाइट तो है, मतलब होस्ट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये होस्ट के बगैर भी रह सकते हैं, मतलब पार्शियली डिपेंडेंट है। आगे समझ नहीं आ रही? तो बच्चों ये टोटल डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन वायरसेस क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट हैं। इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट को क्या करना पड़ता है, इन्फेक्ट करना ही पड़ता है। तो दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट। तो दे कैन इन्फेक्ट ऑल ऑर्गेनिज्म, ये सब ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया जो हमें इन्फेक्ट करता है उसको भी ये नहीं छोड़ता वायरस, ठीक है ना। ये सबको इन्फेक्ट करता है। ये बैक्टीरियोफेज जो दिखाया गया है ये बेसिकली क्या है बच्चों, बैक्टीरिया ईटर ही है, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करता है ये वाला वायरस, ठीक है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। आगे हम देखते हैं कि वायरसेस के लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, मतलब जो कंट्राडिक्शन पाया जाता है कि इनको ऑर्गेनिज्म कहें, लिविंग ऑर्गेनिज्म या नहीं कहें, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वायरसेस होते हैं ये क्या होते हैं, दे लाई ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये बॉर्डर लाइन के ऊपर है, मतलब ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है।
ऑर्गेनिज्म और ये उसकी बॉर्डर लाइन है। तो ये बॉर्डर लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं, मतलब ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कौन सी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वायरसेस के अंदर पाई जाती है, कौन सी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वायरसेस के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले वो कहता है कि दे पोजेस डीएनए और आरएनए, मतलब ये कि जिस तरह सब ऑर्गेनिज्म में, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए या आरएनए होता है, वायरस के अंदर भी डीएनए या आरएनए होता है। ठीक है, सबसे पहले लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये पाई जाती है। दूसरा वो कहता है कि दे कैन रिप्रोड्यूस, कि मतलब ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जिस तरह बाकी ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने सेल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल मशीनरी यूज करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? होस्ट की सेल मशीनरी यूज करनी पड़ती है। तो ये क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पाई जाती है कि दे कैन काज इन्फेक्शन, मतलब जिस तरह दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ठीक है, फंगस वगैरह, ये इंसानों के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं बच्चों? इन्फेक्शन काज करते हैं, ये भी इन्फेक्टिव एजेंट हैं। दूसरा वो कहता है कि दे कैन अंडरगो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि बच्चों जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या आती है बच्चों? रिकम्बिनेशन, मतलब कि म्यूटेशन आ जाती है, चेंजिंग होती है वक्त के साथ साथ। ठीक है, जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, मतलब कि जीन्स का एक दूसरे के साथ चेंज हो जाना, तो ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो ये वायरसेस के अंदर भी होता है। मतलब ये कि अब ह्यूमंस, बैक्टीरिया, फंजाई, हर तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर वक्त के साथ साथ आती है। अब जस्ट अब बैक्टीरिया के अंदर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कैसे आती है। बच्चों अगर आप कोई एक एंटीबॉडी ले रहे हो, ठीक है, कोई आप एंटीबॉडी ले रही हो जो कि बैक्टीरिया के सेल को क्या कर रही है? डाई कर रही है, मार रही है, लेकिन आप ये एंटीबॉडी क्या कर रहे हो? कंटिन्यूअसली इनटेक कर रहे हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद बैक्टीरिया क्या कर लेता है? इस एंटीबॉडी के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। मतलब अब इस एंटीबॉडी के खिलाफ, मतलब इस एंटीबॉडी से वो मरता नहीं है। क्यों बच्चों? अब इसके खिलाफ उसने क्या पैदा कर ली? रेजिस्टेंस पैदा कर ली है। मतलब उसने अपने जीन्स के अंदर क्या कर ली? कुछ चेंजिंग कर ली है। उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं जीन्स के अंदर। होप सो आपको समझ आई होगी। आगे हम बात करते हैं कि वायरसेस के नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। तो बच्चों सबसे पहले वो कहता है कि दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स, मतलब इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जस्ट लाइक एंजाइम्स हो गए, को एंजाइम हो गए, एंड एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दियर ओन। मतलब इनके पास ये अपने एंजाइम्स, को एंजाइम्स और कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती इनके अंदर। बच्चों जो आप कह रहे होगे कि अब सर हमने HIV पढ़ा था, उसके अंदर देखा होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। नो डाउट बच्चों, वो एंजाइम वायरस के अंदर होता है, लेकिन वो कौन बना रहा है? वायरस नहीं बना रहा, वो यूज कर रहा है होस्ट सेल मशीनरी, तब जाके ये बन रहे हैं। ठीक है, इसके अपने कोई भी एंजाइम, को एंजाइम, इस तरह कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। दूसरा जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे डू नॉट रिस्पायर, मतलब कि ये रेस्पायरेशन नहीं करते जिस तरह सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं, मतलब एटीपी जनरेट करते हैं। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके बच्चों एटीपी जनरेट होती है। इस तरह वायरस के अंदर कोई भी रेस्पायरेशन नहीं होती। दूसरा दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, मतलब जैसे चीनी, शुगर या साल्ट, नमक वगैरह के क्रिस्टल्स होते हैं, इसी तरह वायरस को भी क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो बच्चों ये थी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि वायरसेस की थी। एंड इन्हीं वजह से कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है, तजाद पाया जाता है कि वायरसेस को कोई लिविंग कहता है, कोई नॉन लिविंग कहता है। होप सो आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ के डिस्कवर किस तरह हुए वायरसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, तो ये एक जस्ट क्या है, इस टॉपिक का पढ़ने का मकसद ये है कि आपको वायरसेस का पता चलेगा कि वायरसेस डिस्कवर किस तरह हुए। और दूसरा, इसमें से आपने कोई कंसेप्ट लेने वाली बात नहीं है, ये जस्ट क्या है बच्चों, एक आपको MCQ इसको रटने पड़ेंगे। ठीक है ना। कुछ चीजें क्या होती हैं, हमको रट्टा लगानी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपसे पूछा जाए कि आपके दोस्तों के नाम क्या है, तो आपको क्या होंगे? उनके रट्टे होंगे नाम। उसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है कि मेरे दोस्त का नाम अली है, ठीक है, साजिद है, जो भी है, ठीक है ना। तो इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। तो इसमें जो MCQs आते हैं वो जैसा आपको क्या करने हैं? मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ वायरस किस तरह हुई। तो बच्चों एक डिजीज पाई जाती थी जिसका नाम था टोबैको मोज़ेक डिजीज। की टोबैको प्लांट में होती थी। ये डिजीज क्या करती थी? ये टोबैको प्लांट की ग्रोथ क्या कर देती थी? रोक देती थी। मतलब कि क्या करती थी? स्टंट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और उसके पत्तों को क्या करती थी? उसके कलर को चेंज कर देती थी, मोज़ेक कलरेशन दे देती थी। मतलब जिस तरह खज़ां के मौसम में होता है ना, येलो लीव्स, मतलब इस तरह, तो उसके कलर को क्या कर देती थी? डैमेज कर देती थी, और लीव के स्ट्रक्चर को क्या कर देती थी? बिल्कुल डिस्ट्रॉय एंड डैमेज कर देती थी। अब इस डिजीज के ऊपर क्या हो रही थी? रिसर्च हो रही थी। तो इन 1838 इसकी रिसर्च के दौरान एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था? एडल्फ मेयर। क्या नाम था? एडल्फ मेयर नाम था उस साइंटिस्ट का। उसने ये कहा कि ये जो डिजीज है ना, ये वाली, मतलब टोबैको मोज़ेक डिजीज,
इट कुड ट्रांसमिट द डिजीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, मतलब ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। किस तरह कि अगर मैं इस प्लांट मतलब जो डिजीज प्लांट है जिसके ऊपर ये डिजीज हुई पड़ी है, टोबैको मोज़ेक डिजीज है, उसके मैं प्लांट के ली को क्रश करके उसका सैप निकाल लूं, मतलब उसके सैप निकाल लूं और उस सैप को इसके ऊपर क्या कर दूं, रब कर दूं, तो कुछ दिनों के बाद दूसरे प्लांट के ऊपर भी क्या हो जाएगी बच्चों, वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगी। बट जब उसने इस सैप को अंडर माइक्रोस्कोप देखा उसको कुछ नजर नहीं आया। क्यों बच्चों, उस वक्त की जो माइक्रोस्कोप थी वो इतनी मॉडर्न नहीं थी कि वो उस ऑर्गेनिज्म को देख सके, वो जस्ट बैक्टीरिया को देख सकती थी। तो उसने कहा कि ये भी बैक्टीरिया है, लेकिन ये क्या है, अनयूजुअल बैक्टीरिया। उसने क्या नाम दिया इसको, अनयूजुअल बैक्टीरिया, जो कि इनविजिबल है अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसकी जो रिजल्ट था, उसने कहा कि टोबैको मोज़ेक डिजीज इज काज्ड बाय अनयूजुअल बैक्टीरिया विच इज इनविजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर नजर नहीं आते। फिर उसके बाद इसी रिसर्च को आगे लेकर गया आइवन विस्की इन 1892। उसने क्या किया, उसने ये देखा कि ये जो उस टोबैको मोज़ेक डिजीज का जो एजेंट है जो इसको काज कर रहा है, वो क्या क्या करता है, पोर्सिलेन पेपर से, मतलब लेट्स सपोज कि ये क्या बीकर है, ठीक है, और ये क्या बच्चों, पोर्सिलेन पेपर है। एंड पोर्सिलेन पेपर को क्या कहते हैं, फिल्टर पेपर भी कहते हैं, चार्ल्स चैम्बरलैंड फिल्टर पेपर भी कहते हैं। अब हम बैक्टीरिया इस फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन उसने देखा कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज को काज कर रहा है वो एजेंट इस फिल्टर पेपर को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो जैसे ही पास कर दिया तो उसने ये अपना रिजल्ट दिया कि ये डिजीज इट इज काज बाय अ बैक्टीरिया विच इज टू स्मॉल, जो इतना छोटा है कि वो चार्ल्स चैम्बरलैंड फिल्टर पेपर से भी क्रॉस कर गया है। मतलब उसने भी ये कहा कि ये डिजीज बैक्टीरिया की ही वजह से हो रही है। उसने अभी तक बच्चों वायरस का कोई कंसेप्ट नहीं आया था। फिर एक और साइंटिस्ट था जिसको फादर ऑफ वायरस भी कहा जाता है, उसने वायरस को डिस्कवर किया। तो देखते हो किस तरह किया। तो इन 1898 एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था मार्टिनस बेजनरिक। क्या नाम था, मार्टिनस बेजनरिक। उसने कहा कि ये जो डिजीज काज हो रही है टोबैको मोज़ेक डिजीज, ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रही, ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रही, ये किसकी वजह से हो रही है, ये एक दूसरे ऑर्गेनिज्म है जिसको उसने नाम दिया वायरस का, जिसको उसने नाम दिया वायरस का, इन्फेक्शियस एजेंट। वायरस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, या पॉइजन पार्टिकल भी कहते हैं इसे, पॉइजन पार्टिकल, ठीक है। उसने इसका नाम दिया और उसने इसको प्रूफ भी किया अपने एक्सपेरिमेंट से। उसने ये कहा कि जो ये इन्फेक्शियस एजेंट है ये जस्ट होस्ट बॉडी के अंदर रेप्लिकेट हो सकता है, किसी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रेप्लिकेट नहीं हो सकता। मतलब ये कि अगर एक बीकर के अंदर हम न्यूट्रिएंट मीडियम दें, न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब ऐसे मीडियम पे अंदर बैक्टीरिया को रखें जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ की हर चीज प्रोवाइड की जाए, तो बैक्टीरिया क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है, ग्रोथ करता है अपनी। लेकिन जैसे ही इसने उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर इस एजेंट को रखा तो बच्चों वो रेप्लिकेट नहीं किया, उसने रेप्लिकेशन अपनी नहीं की। तो इसका मतलब ये कि ये न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकता जिस तरह बैक्टीरिया कर सकता है। एक तो ये बात साबित हो गई कि ये बैक्टीरिया नहीं है। फिर दूसरा उसने क्या किया कि ये इसी को मतलब ये कि इसी एजेंट को टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करने वाले एजेंट को दूसरे लीव्स के ऊपर रखा। जैसे लीव के ऊपर रखा तो बच्चों उसने अपने आप की क्या की, ग्रोथ की, रेप्लिकेट किया। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये जस्ट रेप्लिकेट करता है इन होस्ट बॉडी के अंदर, रेप्लिकेट करता है, किसी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रेप्लिकेट नहीं करता जिस तरह बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है। तो इससे ये साबित हो गया कि ये बैक्टीरिया नहीं है भाई, ये तो वायरस है, ठीक है, जिसको उसने क्या किससे नाम दिया, पॉइजन पार्टिकल, मतलब इन्फेक्शियस पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या आया, इन 1935 में स्टेनली आ गया। मतलब ये कि इन 1935 तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुकी थी। तो उस स्टेनली ने क्या किया, ये टोबैको मोज़ेक डिजीज का जो वायरस है उसको क्या किया, क्रिस्टलाइज किया। क्या किया, क्रिस्टलाइज, मतलब उसके क्रिस्टलाइज बनाए, क्रिस्टलाइजेशन कर दी उसके। और इस तरह क्या हुआ, अगर एक वायरस है उसको उसकी स्टडी करना क्या है, मुश्किल है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को देखना। अगर हम उसको क्रिस्टलाइज कर दें, मतलब इतने सारे वायरसेस को एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में जमा करते हैं तो उसकी स्टडी करना इजीली हो सकता है। तो इस तरह क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन आ गया वायरसेस के अंदर, वायरसेस की स्टडी के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों वायरस की स्टडी स्टार्ट हुई। फिर स्टेनली की, इसी वजह से स्टेनली को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज भी दिया गया।
तो इसने क्या किया, दे आर सिंपलेस्ट क्रिएचर मेड ऑफ जस्ट प्रोटीन एंड डीएनए। तो इसके स्ट्रक्चर से बच्चों स्टेनली ने ये बताया कि जस्ट ये किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन एंड डीएनए से मिलकर बना होता है। तो बच्चों होप सो आपको डिस्कवरी ऑफ वायरस का थोड़ा सा कंसेप्ट आया होगा कि किस तरह हुई, और साथ थोड़ी सी इस चीज का पता चल गया होगा कि इसको लिविंग क्यों कहते हैं और नॉन लिविंग क्यों कहते हैं। होप सो आपको इस वीडियो से थोड़ा सा फायदा हुआ होगा। एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।